Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is spermatogenesis. जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और प्रोडक्शन. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हो गया स्पर्म का प्रोडक्शन. ऑब्वियस है, स्पर्म जो है वो मेल और गैमीट है, तो मेल ऑर्गन में ही बनेंगे, टेस्टिस में बनते हैं. उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और द मेल गैमीट. स्पर्म्स क्या है? मेल गैमीट्स हैं, is called spermatogenesis. इसी तरह से फीमेल गैमीट ओवम है, ओवा है, तो ओवम का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं oogenesis. और दोनों के लिए जो कॉमन टर्म यूज होगा वो होगा गैमीटोजेनेसिस. तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब हो गया गैमीट फॉर्मेशन, और उसमें हम आज पढ़ेंगे खाली स्पर्म का फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. अब स्पर्म बनते कहाँ हैं? टेस्टिस में. टेस्टिस में जो है सिंगुलर टेस्टिस होता है, प्लूरल में टेस्टिस होता है. ये इसमें इस तरह का टेस्टिस होता है. इसके अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. इस तरह से ये कंपार्टमेंट में इस तरह से ये बटा रहता है. कंपार्टमेंट होंगे और हर एक कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 3 तक ये बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. इसके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड, इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है. 1 से लेके 3 तक होंगे ये हर एक लोब्यूल में, और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैं, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड. और फिर यह सब यहाँ कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ आके मिलते हैं. तो ये तो हो गया टेस्टिस, और ये एक एक हो गया लोब्यूल. और लोब्यूल के अंदर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होंगे ये होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो कहाँ बनेंगे स्पर्म्स? यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं उसमें ही ये स्पर्म्स बनते हैं. अब यदि हम इसको इस तरह से सेक्शन काटें, इसको एक एक इसका लोब्यूल का, तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा? एक तो इसकी ये लोब्यूल डिवाइड करते हुआ ये मेम्ब्रेन या वॉल होगी, और उसके अंदर क्या होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि क्रॉस सेक्शन में हमें गोल दिखाई देंगे. वैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. और ये जो जगह बचती है ये कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस. और ये है यूरिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये हमने 3 ट्यूब्यूल्स दिखाई हैं. इसमें कुछ क्या होती हैं, इसमें ब्लड सप्लाई भी होती है, तो उसके लिए तो ये ब्लड वेसल्स होंगी, कैपिलरीज में बटी हुई होंगी. ये तो हो गई ब्लड वेसल्स. एक ही है. और इसमें कुछ सेल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं लीडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स.
इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, ये इस तरह से सेल्स होती हैं, ये कहलाती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और लीडिक सेल, इनका दूसरा नाम है लीडिक सेल्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो मेल हार्मोन्स हैं एंड्रोजेंस वो सिक्रीट करती हैं। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए या डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म के लिए, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म के लिए, जो भी मेल से रिलेटेड सेक्सुअल वर्किंग है उस सब को कंट्रोल करते हैं जो एंड्रोजेंस मेल जेनाइटल हार्मोन्स, उनको ये सिक्रीट करती हैं। ये है लीडिक सेल्स। ये सेक्शन है एक लोब्यूल का, उसके अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस तरह से यहाँ पर जो है वो बनते हैं ये स्पॉन्स ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब ट्यूब्यूल्स, एक ट्यूब्यूल का यदि हम स्ट्रक्चर लें, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल्स होंगे जो उसकी वॉल की लाइनिंग बनाएंगे। ये मान लो एक हम ले रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये, तो इसकी जो लाइनिंग बना रहे हैं ये दो तरह के सेल्स हैं इसमें। एक तो होते हैं मेल जर्म सेल्स, ये इसकी मेम्ब्रेन होगी, ये इसकी, जिसको हम बेसल लेमिना कहते हैं। इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये इसको इस तरह से ये बेसल लेमिना हो गया जिस पे सेल्स अरेंज रहेंगी। दो तरह की सेल्स हैं, एक तो है मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। तो ये तो हो गई मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, इनकी लाइनिंग बनाएंगी ये इस तरह से। ये यही असली सेल्स हैं जो आगे चल के स्पर्म को बनाएंगी। कहाँ पर रहेंगी ये? जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उनकी लाइनिंग बना रही हैं, ये अंदर लाइनिंग बना रहे हैं। और इनके साथ साथ ही ये हो गई स्पर्मेटोगोनिया। एक होगी तो गोनियम और सिंगुलर प्लूरल में गोनिया। और इसके साथ साथ में दूसरी जो सेल्स हैं उनको कहते हैं सर्टोरी सेल्स। ये इनके बीच बीच में यहाँ पर होती हैं। तो इसकी लाइनिंग में दो तरह की सेल्स हो गई। एक तो हो गई स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म्स बनाएंगी, और कुछ हो गई सर्टोरी सेल्स जिनका काम क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्पर्म को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ये न्यूट्रिशन देती हैं किसको? जो यहाँ से ये सेल्स हैं या जो अब स्पर्म बनाएंगी उनको ये न्यूट्रिशन देती हैं। ये जो है ये ल्यूमन है, कैविटी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। ये पूरा स्ट्रक्चर ये है और ये एक लोब्यूल है। इस तरह के लगभग 250 लोब्यूल्स एक एक टेस्टिस में होते हैं। तो ये लाइनिंग इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर लाइनिंग होती है सेल्स की। दो तरह की सेल्स हैं, एक स्पर्मेटोगोनियम जो जर्म सेल है, मेल जर्म सेल्स हैं, और एक है सर्टोरी सेल्स जो न्यूट्रिशन देती, न्यूट्रिशन नर्सिंग करती हैं, यानी प्रोवाइड न्यूट्रिशन। और ये बीच में इसकी कैविटी है। तो ये हो गया
ट्रांसफर सेक्शन ऑफ वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मेटोजेनेसिस है या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, यही बनाएंगी स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया जो लाइनिंग बना रही हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, वही क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी। और ये स्पर्म का बनना या स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है पुबर्टी से। मेल जब पुबर्टी की स्टेज में आता है उस समय ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। स्पर्मोगोनिया जो है वो स्पर्मेटोगोनिया, ये इनमें डिवीज़न होता है और फिर ये लास्ट में स्पर्म बना देती हैं। तो स्पर्मेटो ये जो स्टार्ट कहाँ हुआ, ये एट द एज ऑफ पुबर्टी हुआ। और क्यों, कैसे हुआ ये, इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो हाइपोफाइसिस होता है वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, ये तो मालूम ही है। यही सब जितनी पिट्यूटरी जितनी भी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन, उनको कंट्रोल करता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है वो क्या सिक्रीट करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग वाले सब हाइपोथैलेमस से ही सिक्रीट होते हैं, क्योंकि ये दूसरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट्स करते हैं हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। ये है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से सिक्रीट हो रहा है ये सिक्रीट हो रहा है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है इसको। और फिर हम आगे देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल, हम अभी बाद में पढ़ेंगे। फिर ये जो रिलीजिंग हार्मोन्स है ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, उससे क्या सिक्रीट होता है, ये अभी हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि असली में कैसे ये स्पर्म्स बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमने सर्टोरी सेल यूज़ किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म, और इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है 2010 में। सर्टोरी सेल्स, फंक्शन ऑफ सर्टोरी सेल क्या है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि कैसे ये पूरा स्पर्म बनने तक का प्रोसेस होता है। जब पुबर्टी आई उस समय क्या है, लाइनिंग किसकी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, ये है स्पर्मेटोगोनियम। तो ये जो है एक सेल हम यहाँ पर बनाते हैं, ये है एक सेल ले रहे हैं, ये क्या हुआ, इसको हम नाम दे रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम। टेस्टिस की सेल है तो ये कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। अब क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है। ये डिवीजन कैसा है, ये डिवीजन है माइटोसिस। माइटोसिस मतलब सिंपल डिवीजन है, एक से दो फिर दो से चार, चार से आठ, इस तरह से सेल्स बनती जाएंगी। मतलब ये अपने नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज करने के लिए है। तो यहाँ पर ये इस तरह की बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी रिपीटेड माइटोसिस से। ये अपने को बहुत सारी बनाई, और बहुत सारी बनाने में क्या होता है, इसमें से ज़्यादातर तो क्या होंगी, फिर स्पर्मेटोगोनियम की तरह ही यूज़ होंगी, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम अभी यूज़ होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि स्पर्मेटोगोनियम ख़त्म हो जाए, कंटिन्यूअसली ये बनते रहते हैं। क्यों, क्योंकि डिवाइड करके जो सेल्स बना रही हैं ये इसमें से
some function as क्या ये कुछ कैसे फंक्शन करेंगी स्पर्मेटोगोनियम, और कुछ क्या करेंगी वो वापस स्पर्मेटोगोनियम की तरह नहीं अभी करें, ये फिर डिवाइड करेंगे फिर और ज़्यादा स्पर्मेटोगोनियम। कुछ क्या होंगी ये डिवाइड नहीं करेंगी अभी इसमें, बल्कि ये क्या करेंगी आगे का प्रोसेस करेंगी। इनको कहेंगे हम, ये कहलाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्या होगी डिप्लॉयड ही होगी। तो ये बहुत सारी सेल्स डिवीजन हो के बनाएंगी, उसमें से कुछ क्या हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो आगे का प्रोसेस करेंगे। अब इसमें डिवीजन होगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें डिवीजन होगा, और ये डिवीजन क्या होगा रिडक्शन डिवीजन होगा। मियोसिस में आपको पता है दो होते हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से कितनी बनती हैं दो, एक ये बन गई और एक ये बन गई, और ये क्या होगी हैप्लॉइड होगी, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। तो यदि इसमें 46 क्रोमोसोम्स है तो यहाँ पे आके ये 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, और ये कहलाती हैं सेकेंडरी और ये क्या होंगी एन हाफ नंबर हैप्लॉइड होंगी। और उसके बाद फिर इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और जो अब बनेंगी ये कहलाएंगी स्पर्मेटेड। ये हर एक से दो दो हो गई, मतलब क्या हुआ एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटेड बनेंगी, ये कहलाएंगी स्पर्मेटेड। 4 स्पर्मेटेड बन गई। अब क्या होगा, अब इनमें डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बन चुकी हैं हैप्लॉइड हो चुकी हैं, ये स्पर्मेटेड सब एन। सेकेंडरी यहाँ पे डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, यहाँ पर दो इक्वल बिल्कुल सिमिलर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रही हैं, और ओवम के केस में यहाँ पर एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है पोलर बॉडी, वहाँ अनइक्वल डिवीजन होता है। यहाँ पे इक्वल डिवीजन है 1 से 2, 2 से 4, ये पूरा मियोटिक डिवीजन है। फर्स्ट मियोटिक में 2 बनेंगी जो में हैप्लॉइड हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, और दूसरा वाला तो सिंपल माइटोटिक टाइप होता है तो इसमें भी हैप्लॉइड रहेगा, उससे ये 4 स्पर्मेटेड्स बन गई। अब इसके बाद इसमें क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा, डिवीजन नहीं होगा यहाँ पर, और इस प्रोसेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें क्या होगा ये एक्चुअली मेटामॉर्फिक चेंज है, माने जो इसकी मॉर्फोलॉजी है उसमें चेंज होगा, और ये जो है जो बनेंगे ये इस तरह के होंगे। ये कहलाते हैं स्पर्मेटोजुआ। इनकी टेल होगी ये कहलाएंगे स्पर्मेटोजुआ।
या स्पर्म। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ कोई डिवीज़न नहीं होगा, खाली डिफ्रेंशिएशन होता है इन सच ए वे। ये मेटामॉर्फोसिस जिसको कहते हैं वो है, जिससे कि ये इस तरह के टेल वाले और ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें जो हमने सर्टोरी सेल पढ़ी थी, अभी हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे। ये सारे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सर्टोरी सेल्स में ये एम्बेडेड रहते हैं अपने से हेड से। ये हेड है, हेड को ये सर्टोरी सेल्स में एम्बेडेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से इसको न्यूट्रिशन मिलना है, तो ये उसमें फंसे रहते हैं। जब ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन जाते हैं, उसके बाद इन सब का क्या होगा, ये उसके बाद का जो प्रोसेस है ये कहलाता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होगा कि स्पर्मेटोजोआ जो सर्टोरी सेल्स में एम्बेडेड हो गए थे, अपना सीड उन्होंने इसमें डाल दिया था, वो क्या होंगे, वहाँ से रिलीज हो जाएंगे और कहाँ आ जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन में। उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। तो ये दो टर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी इसको हम अलग से फिर ले लेते हैं, पर यहाँ पर ये इतना समझ, जो ग्रीन से लिखा हुआ ये तो है प्रोसेस का नाम, और जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो है इन सेल्स को क्या कहते हैं। तो पहले स्पर्मेटोगोनियम, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। तो ये जो हो गए, ये तो यहाँ तक तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक तो ये डिप्लॉयड है, और उसके बाद म्यूटेक डिवीजन हुआ, उसके बाद जितने सब हैप्लॉयड है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। यहाँ पर ये इसको आप लिख सकते हो, रिलीज फ्रॉम सर्टोरी सेल्स। अभी इसको और क्लियर करते हैं। और जो 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 प्रोसेस का नाम है वो पहले माइटोसिस हुआ, फिर मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकेंड, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्मियोजेनेसिस, और फिर है स्पर्मिएशन, दोनों का। तो पहले हम ये ले लेते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस से क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन रहा है विदाउट एनी सेल डिवीजन। कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर खाली मॉर्फोलॉजिकल चेंज है या डिफ्रेंशिएशन है, जिसको कि स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या है, मेटामॉर्फिक चेंज। मेटामॉर्फिक चेंज है जिसमें क्या होता है, क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ किससे, स्पर्मेटिड से। कैसे, डिफ्रेंशिएशन। ये क्या है, ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म किसको बदल रहे हैं, स्पर्मेटिड को। कैसे थे ये, राउंड स्पर्मेटिड्स, राउंड स्पर्मेटिड्स into complex structures called spermatozoa without सेल डिवीजन। यहाँ सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। अभी हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। ये यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं है,
ये जो है खाली इसमें क्या होता है, जो इनका न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये कहाँ आ जाता है, सेल के साइड में आ जाता है। और ये न्यूक्लियस यहाँ आ गया, और इसमें जो है नीचे जो है ये एक फ्लैजिला बन जाता है, तेल जैसा, और लाइन अप अलोंग द ल्यूमिनल एज शेड देयर रेजिडुअल। ये कहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे सारे, ये अभी हम देख के डायग्राम बनाते हैं तब समझाते हैं इसको। तो इस तरह का ये क्या हुआ, इससे ये बन गया, इसमें न्यूक्लियस बीच में नहीं रह गया, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ये है, न्यूक्लियस एक किनारे पर आ गया। इसमें अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे इसमें जो है हेड और किस तरह का शेप होता है। तो यहाँ पे शेप बदल गई, और ये किसमें बदल गया, ये स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ अभी कहाँ पर है, ये का क्या करते हैं, सर्टोरी सेल्स में घुस जाते हैं अंदर। सर्टोरी सेल्स कहाँ थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो स्पर्मेटोगोनियम की लाइनिंग थी, उन्हीं के बीच में सर्टोरी सेल्स थी, और उसमें ये स्पर्मेटोजोआ अपना सिर, हेड जो है वो फंसा देते हैं। और ये कहाँ पर आ गए, इस तरह से है ये, और यहाँ पर ये सेल्स हैं, और इनके बीच में जो है ये मान लो सर्टोरी सेल्स हैं। तो ये इस तरह से आके जो भी सर्टोरी सेल्स हैं उनमें इस तरह से ये इसकी लाइनिंग बनाते हुए, और ये ल्यूमन की साइड तरफ, इसी कैविटी की तरफ अपने को ओरिएंटेशन इसका अपना कर लेते हैं। और इसमें जो सर्टोरी सेल्स हैं, ये इनका काम क्या है, एक तो ये स्पर्म्स को नरिशमेंट देती हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, फैगोसाइट्स की तरह काम करती हैं, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। स्पर्म्स में साइटोप्लाज्म बिल्कुल बहुत ही कम होता है। ये जो पूरा हेड है इसमें बड़ा सा न्यूक्लियस रहता है, और साइटोप्लाज्म नहीं रहता। वो कहाँ चला जाता है, जो सर्टोरी सेल्स हैं वो उसको फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं, और बहुत कम साइटोप्लाज्म जो है वो इनमें स्पर्म्स में रहता है। तो ये तो हुआ ये प्रोसेस, इसमें नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यदि हम ये करें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, तो इसमें क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस में तो स्पर्मेटिड सर्कुलर गोल था जो स्फीयर, वो किस में चेंज हो गया, ये टेल वाला स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बदल गया। और स्पर्मिएसिस में क्या होता है कि ये जितने भी स्पर्म्स हैं जो सर्टोरी सेल्स में थे, वो सब क्या हो गए, ये यहाँ पर सर्टोरी सेल्स में फंसे हुए थे, ये सब क्या हुए, यहाँ से हट के कहाँ आ गए, ल्यूमन में आ गए। ये सारे स्पर्म्स जो हैं, ये जो इसकी कैविटी है उसमें आ जाते हैं, उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। तो इस तरह से ये है, ये इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ सीरियल कि इनकी सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स, और फिर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड, और फिर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। ये क्वेश्चन आया हुआ है करेक्ट सीक्वेंस के लिए 2013 में। तो कोई सा भी सीक्वेंस आ सकता है, या ये पूछ सकते हैं ये पहले बनता है कि ये पहले बनता है। ये जो है ये नाम है, ये जो है ब्लैक से लिखे हैं, ये हैं उन सेल्स के नाम जो बन रहे हैं। जो ग्रीन से है वो प्रोसेस का नाम है। तो स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, इनका डिफरेंस भी आ सकता है। स्पर्मियोजेनेसिस में कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा, केवल क्या हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रही है। और स्पर्मिएशन में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, केवल स्पर्म्स जो हैं वो सर्टोरी सेल्स से निकल के बाहर ल्यूमन में आ जाते हैं। कैविटी जो है यूनिफेरस ट्यूब्यूल, उसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, उसमें आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। अब इसको यदि डायग्राम से देखें तो हम डायग्राम से भी बना सकते हैं इसको, टेस्टिस के अंदर किस तरह से ये बनते हैं। स्पर्मेटोगोनियम, फिर स्पर्मेटोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे
कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। तो अब ये सारे स्पर्म्स बन के कहाँ पे मिल इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की डक्ट में या ल्यूमेन में इसके आ जाते हैं। इसको इस तरह से देख सकते हैं हम। यदि हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बना रहे हैं, थोड़ा पोर्शन ले रहे हैं, पूरा गोल नहीं ले रहे हैं, जिससे कि ये बड़ा बड़ा क्लियर हो जाए, हर एक स्टेप क्लियर हो जाए। तो ये तो हो गई इनकी हर एक ट्यूब्यूल की ये बेसल लैमिना मेम्ब्रेन, ये है बेसल लैमिना। अब इस लैमिना में हमने बताए थे कि ये क्या होते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया होते हैं सेल्स, इनकी लाइनिंग होती है स्पर्मेटोगोनिया की। ये इस तरह से पूरे स्पर्मेटोगोनिया है और इनके बीच बीच में जो है ये क्या है, ये सर्टोरी सेल्स है। तो ये हो गए स्पर्मेटोगोनियम, एक को गोनियम कहेंगे, ज़्यादा है तो गोनिया कहेंगे। उसके बाद ये जब डिवाइड होते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये डिवाइड हो रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये जो है माइटोटिक से बना रहे हैं, इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा। और उसके बाद फिर सेल्स बन रही हैं जो इनसे, वो क्या होंगी, वो कहलाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये हो गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ से रिडक्शन डिवीजन हो गया। अभी तक ये सब 2n चल रहे हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गई। उसके बाद फिर ये स्पर्मेटिड्स, जब डिवीजन सेकेंड डिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ये क्या बन जाएंगी, स्पर्मेटिड्स। गोली रहेंगी अभी। ये हो गई स्पर्मेटिड। और उसके बाद फिर इनमें डिफ्रेंशिएशन होगा, जिससे क्या बनती हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। लेकिन वो कहाँ पर धंसे रहते हैं, अपना हेड ये यहाँ पर नीले से दिख जाएगा। ये जो है इस तरह से ये अपना हेड जो है कहाँ घुसा दिया इन्होंने, सर्टोरी सेल्स में। इस तरह से ये न्यूट्रिशन इससे लेते रहते हैं। और ये हो गए
स्पर्मेटोजोआ। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम, फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर रिडक्शन डिवीजन हुआ है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद स्पर्मेटिड, और उसके बाद स्पर्मेटोजोनिया कहाँ पर है? ये स्पर्मेटोगोनिया का जो बनने का प्रोसेस है वो हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या करेंगे ये नेक्स्ट स्टेज में, जिसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं, ये सर्टोली सेल्स को छोड़ देंगे। ये सर्टोली सेल्स हैं। अब ये इसको छोड़ देंगे और ये ल्यूमन में आ जाते हैं। ये ल्यूमन है, कैविटी। ल्यूमन का मतलब कैविटी। ये छोड़ के कहाँ आ गए? ये सब इस तरह से ये इन्होंने सर्टोली सेल्स को छोड़ दिया। ये क्या है? स्पर्म है, और अब ये बिल्कुल फ्री हैं। कहाँ पर? ल्यूमन ऑफ द, ये कैविटी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। ये है ल्यूमन कैविटी, और ये है स्पर्मेटोजोआ। अब ये स्पर्म बन गए हैं पूरी तरह से। क्या बन गए? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, एक ही बात होती है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, इन्होंने यहाँ से यहाँ आना, ये सर्टोली सेल्स को छोड़ देना, ये कहलाता है स्पर्मिएशन। तो डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ कि ये स्पर्मेटिड से क्या बने? ये बने। ये तो है स्पर्मियोजेनेसिस, और यहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए, ये क्या है? स्पर्मिएशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोनों में डिफरेंस क्या है ये आया हुआ है। स्पर्मियोजेनेसिस ये है, इससे ये बनना, ये जो बन रहा है स्पर्मेटिड से, और ये स्पर्मेटोजोआ बने हैं, ये है स्पर्मियोजेनेसिस। और इन्होंने सर्टोली सेल छोड़ के ये कैविटी में आ गए, ये हो गया स्पर्मिएशन। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। तो सर्टोली सेल्स यहाँ पे क्या दे रही है? न्यूट्रिशन दे रही हैं। और दूसरा, जब ये इससे ये बन रहा था उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा था, वो सब ये क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं। तो सर्टोली सेल्स जो हैं इनका फंक्शन ये है कि ये न्यूट्रिशन देती हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को। जो स्पर्म्स बन रहे हैं हर स्टेजेस पे, वो एक तो इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम जो है पहले क्या बना फिर क्या बना, और दूसरा ये दो प्रोसेस हैं स्पर्मियोजेनेसिस और ये स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस, दोनों ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल मिलके ये सारा प्रोसेस जो है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसमें लगभग 70 दिन लग जाते हैं, 70 डेज टोटल इनका स्पर्म पूरा मैच्योर स्पर्म बनने तक, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में आने तक कितने? लगभग 70 दिन इसमें लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हार्मोन्स का हमने बताया था, तो हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। सबसे पहले जो प्यूबर्टी पे हार्मोन सिक्रीट होता है वो होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से हुआ? हाइपोथैलेमस। ब्रेन में हाइपोथैलेमस ये रिलीज करता है। फिर ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। तब ये दो हार्मोन्स बनाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये दो हार्मोन बनाती है। एक तो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
इसको LH कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH, इसी का नाम है। इंटरस्टिशियल सेल्स जो लीडिंग सेल्स हैं उसको ये स्टिमुलेट करती हैं। तो नेचुरली ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट पर काम करेंगी। तो ये काम करेगा किस पे? एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स कहाँ थी? टेस्टिस के लोब्यूल्स में अंदर, जहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, उन्हीं के बीच बीच में कुछ ब्लड वेसल्स थी और कुछ सेल्स थी जो उनका नाम था लीडिंग सेल्स। अब यहाँ पर उनका फंक्शन आ जा रहा है। तो ये क्या करती हैं? ये फिर लीडिंग सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? ये सिक्रीट करती हैं ये सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, मेल हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये स्टिमुलेट करते हैं। और ये जब एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं तब ये क्या स्टिमुलेट करते हैं? स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मेल में या फीमेल में जो शुरू से नहीं होते, जब पुबर्टी की एज आती है तब मेल में कुछ डेवलपमेंट होता है, स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, और फीमेल में अलग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मूंछ आना, दाढ़ी आना। ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। कौन कंट्रोल कर रहा है? ये एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन्स। और ये कौन सिक्रीट कर रहा है? कहाँ पे हो रहे हैं ये? लीडिंग सेल्स में। कब होंगे ये? जब ये LH सिक्रीट करेगा। LH कौन सिक्रीट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने जो यूटिलाइजिंग हार्मोन सिक्रीट किए उससे लीडिंग सेल्स स्टिमुलेट हुई और फिर वो मेल हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उनसे फिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन हो गया LH, और दूसरा जो हार्मोन होता है इससे वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फीमेल में भी पड़ा है FSH, लेकिन फीमेल में और मेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन डिफरेंट होता है। यहाँ पर ये किसको स्टिमुलेट करेंगी? सर्टोरी सेल्स को। वहाँ पर तो ये फॉलिकल्स को करती हैं फीमेल में, तो यहाँ पर सर्टोरी सेल्स कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो लाइनिंग बनी हुई है स्पर्मेटोगोनिया की, उनके बीच बीच में नर्सिंग जो सेल्स हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं, उनको सर्टोरी सेल्स कहते हैं। तो ये सर्टोरी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगी, और सर्टोरी सेल फिर क्या करेगी? हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? जिससे राउंड स्पर्मेटिड्स जो सेल थी वो किस में डिफ्रेंशिएट हुई थी? स्पर्मेटोजोआ में। गोल स्ट्रक्चर से स्पर्म वाला स्ट्रक्चर आने के लिए वो प्रोसेस था स्पर्मियोजेनेसिस। उसमें कौन हेल्प कर रही है? सर्टोरी सेल्स। तो इस तरह से ये जो है इसमें दोनों हार्मोन्स, एक तो LH और एक FSH। LH तो मेनली ये स्पर्मेटोजेनेसिस कर ही रहा है, और उसमें भी जो स्पर्मियोजेनेसिस है, जो मेटामॉर्फिक वाला फेज है, मेटामॉर्फोसिस वाला, जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा है लेकिन एक गोल सेल से और स्पर्म वाला शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, वो है स्पर्मियोजेनेसिस। इसको कौन कंट्रोल करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन LH और FSH सिक्रीट होते हैं कहाँ? एंटीरियर पिट्यूटरी। और सारे ये पिट्यूटरी वगैरह सारे किससे कंट्रोल में आते हैं? हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तब ये पिट्यूटरी वगैरह काम करती हैं।
तो जब तक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट नहीं होंगे, जब तक कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन नहीं करती है, तो अल्टीमेटली ये ब्रेन के ही कंट्रोल में होती है। और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट कब होगा? जब पुबर्टी होगी। तो पुबर्टी की स्टेज पर ही ये सारे प्रोसेस होंगे। तो ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल। अब हम देख लेते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। मैच्योर जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो मैच्योर स्पर्म है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब हम आँख से इसको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में ही दिख सकता है। और इसमें इसके इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। एक तो होता है हेड, इसमें हेड होता है, फिर ये छोटी सी नेक हो जाएगी, और नेक के बाद ये मिडिल पीस आता है, और मिडिल पीस के बाद फिर ये फ्लैजिला होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? हेड है। फिर ये नेक है, और फिर ये मिडिल पीस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो है ये टेल है। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। और पूरी जो ये बॉडी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहती है। तो इसमें जो है ये पूरी जो है ये क्या रहेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहेगी। केवल इसका फ्लैजिलम का थोड़ा सा पार्ट छोड़ के बाकी ये पूरी बॉडी जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हेड जो है ये एलोंगेटेड होता है, और उसमें क्या रहता है? एक उसमें न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है बड़ा सा, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल है, जैसा न्यूक्लियस होता है बिल्कुल वही है। इसका न्यूक्लियस बहुत है, इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। तो पूरी जगह किसने घेर ली है? न्यूक्लियस ने। ये है न्यूक्लियस। हेड वाले रीजन में न्यूक्लियस है, और इस पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ये कहलाता है एक्रोसोम। इसमें क्या रहते हैं? एंजाइम्स रहते हैं। ये जो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय ये इसी पॉइंट से जाके ओवम की मेम्ब्रेन में चिपकता है, और वहाँ एंजाइम सिक्रीट करता है जिससे कि वो इसको अंदर जाने के लिए रास्ता मिलता है, और इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। तो ये जो एक्रोसोम है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका हेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्रोसोम। ये जो है ये पूरा एक्रोसोम है, और इसमें क्या है? एंजाइम्स। इसमें स्पर्म लाइसिस होते हैं, बहुत तरह के एंजाइम्स हैं, सब जो है लाइसिस का काम करते हैं। उस मेम्ब्रेन को वहाँ से ओवम के इसको हटा देते हैं, ये इसको, और ये इस तरह से ये हो गया एक्रोसोम। ये आगे का हेड वाला, हेड में जो ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये है पूरा एक्रोसोम। इसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन में उस समय ये फैसिलिटेट करते हैं। फिर इसके बाद जो मिडिल पीस है उसमें बहुत सारे क्या होंगे? इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी बनाना। पावर हाउस होते हैं ये,
तो स्पर्म जो है बहुत ज़्यादा मोटाइल होते हैं, बहुत जैसे ही रिलीज होते हैं ये चलते रहते हैं, हर समय ये मूव करते रहते हैं। तो इतनी एनर्जी इनमें कहाँ से आती है? इतनी एनर्जी इनमें इसीलिए आती है क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको मोटिलिटी के लिए एनर्जी देते हैं। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल फॉर स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जब तक ये स्पर्म मूव नहीं करेगा, यदि मूव नहीं करते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं ये इनफर्टाइल है। तो फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है कि ये मूव करे, और मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये टेल है, फ्लैजिला है, इससे ये मूव करके आता है। सेंट्रियोल होता है इसमें, सेंट्रियोल की जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वही ये टेल बनाती हैं। तो इसमें इस तरह से ये टेल होती है जो इसको मूवमेंट में मदद करती है। और पूरे इस बॉडी पे केवल इतना सा पोर्शन छोड़ के बाकी इस पूरे पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और एक बार के कोल्टस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं एक बार में। और नॉर्मल फर्टिलिटी है, यदि इनफर्टाइल नहीं है तो कम से कम क्या होना चाहिए? 60% जो स्पर्म्स हैं वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। और इसके भी 40% कम से कम क्या होनी चाहिए? विगरस मोटिलिटी, मोटाइल मूव करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये मूव करके और फीमेल के वजाना से और फिर फर्टिलाइजेशन ओवम तक पहुंचते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 200 to 300 मिलियन इतने होते हैं। और ये और जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है मेल ग्लैंड, उनके सिक्रीशन से मिलके और ये उसमें ये सब उसके साथ साथ मूव करके ये ओवम तक पहुंचते हैं और वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के समय ये बहुत ज़रूरी होता है, एक्रोसोम जो होता है यही जाकर ओवम में चिपक जाता है और ये एंजाइम सिक्रीट करता है। और फिर इसका न्यूक्लियस, ये पूरा नहीं जाता अंदर, केवल न्यूक्लियस निकल के और ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज़ करता है। तो ये तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।